आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरा विषय है हाथ गाड़ी वाले कारोबार जो करने वाले लोग हैं, जिसे हाथ गाड़ी वाला फ्री वाला समिति भी कहते हैं। आज मेरा विषय वो है। मैंने 2 दिन पहले 2-4 वाक़यात अपने आंखों से ऐसे देखा हूं जिसको देखने के बाद मैं झंझोड़ कर रह गया हूं। सोचा कि इसका ताल्लुक सीधे तौर पर प्रशासन से है, नेताओं से है, सरकारी योजनाओं से है, तो क्यों ना फिर चैनल के माध्यम से एक बार और सदा लगाऊं, ताकि हो सकता है कि ये बात सुनी जा सके और कहीं न कहीं गरीबों को इंसाफ मिले। मैं सबसे पहले औरंगाबाद ज़िले के तमाम नेताओं को एक बात बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से आज से 6-7 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी। उस याचिका में ये था कि भाई जो फुटपाथ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर जितने भी भारत के राज्य है, वो राज्यों के अंदर जितने ज़िले हैं, वहाँ के प्रशासन ने इनके लिए कुछ करना चाहिए। इनको लाइसेंस का प्रावधान करना चाहिए, इनके परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहिए, योजना लाना चाहिए। तमाम ये पैरवी होने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक तंबी करी, फटकार लगाई और उसके बाद केंद्र सरकार ने तमाम भारत के राज्यों को एक पत्र लिखा, एक आदेश पारित किया। उनको कहा गया कि गाइडलाइन जारी की कि आप जो है तो फेरी वाला लोग, ये जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, किसी भी शक्ल में हो, भाजी पाला हो, फल फ्रूट हो, पानी पूरी हो, चप्पल बेचने वाला हो, कपड़े बेचने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, पंचर लगाने वाला हो, अनेक प्रकार के 50 किस्म कारोबार जो फुटपाथ पे किए जाते हैं। बाज़ाब्ता उसका जीआर निकला, सारी बातें, उसकी गाइडलाइंस आ गई और महाराष्ट्र में उसके ऊपर अमल भी हुआ। कोरोना काल के अंदर जब अस्तिक कुमार पांडे साहब कमिश्नर हुआ करते थे, उनके आदेश पर 14,500 लोगों का सर्वे हुआ था, लेकिन अफसोस कि उनको लाइसेंस नहीं मिल सका और बाकी टेक्निकल कारण की वजह से सर्वे रुक गया था। जबकि अगर औरंगाबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए आप, अगर औरंगाबाद ज़िले के अंदर फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिसमें 50 किस्म के अलग अलग शक्ल के कारोबार हैं, उनको अगर हम जोड़ लिया जाए, ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 2.5 से 3 लाख के आसपास होती है। इतना विश्वास से मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी क्लियर करा दूँ कि जो एक इस तरह की संगठनाएं जो काम करती फेरी वाला की, हाथ गाड़े वालों की, मजदूरों की, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक मामूली सदस्य बोल के, एक समाज सेवक बोल के, एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि मुझे समाज सेवा करने में एक रूहानी सुकून मिलता है, एक खुशी महसूस होती है कि चलो ऊपर वाला अपने कुछ तो अपने अच्छा काम ले रहा, ये सोच के मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए गवर्नमेंट की क्या जीआर है, क्या गाइडलाइंस है, क्या दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, केंद्र सरकार ने क्या कहा था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या कहा था, उसके क्या कानून कायदे, पूरा बंच मेरे पास मौजूद है। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। ये 3 लाख, एक सोचिए, एक घर में 5 लोग रहते हैं तो 3 लाख से कितने होते हैं? 9 लाख, यानी एवरेज मिला लिया जाए तो ये 10 लोग की आबादी होती है वोटर लिस्ट के हिसाब से। ये लफ्ज वोटर लिस्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, इनको वोटर शब्द से बड़ा प्यार होता है। ओट में इनकी एक जीत छिपी होती है, हार छिपी होती है, सब कुछ छिपा होता है। ओट ऐसा समझिए एक लॉटरी का टिकट, एक ऐसी काल्पनिक बात जो होती है, इतना उनको प्यार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मामूली आंकड़ा नहीं है। 3 लाख अगर जिले में है, अगर उसको जोड़ लिया जाए तो एवरेज 10 लाख का होता है। यह हमारा व्यक्तिगत सर्वे भी है, कई बार सर्वे करने का मुझे मौका भी मिला है, आंखों से देखा हूं, इसके पुरावे मौजूद हूं। हवा में बात नहीं हो रही है साहब। अब औरंगाबाद शहर की बात कर लिया जाए तो 14,500 लोग सर्वे हुआ है। अगर और ईमानदारी से अगर शहर का सर्वे कर लिया जाए तो यह आंकड़ा इसमें 20,000 बढ़ सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन जो सटीक है वो बात कर रहा हूं मैं। यदि कुल मिला के देखा जाए तो यह आंकड़ा 50,000 को छू सकता है और 50,000 के हिसाब से अगर शहर की, अगर एक घर में 5 वोट को जोड़ लिया जाए तो 2.5 लाख का आंकड़ा होता है। चलो 50,000 ऊपर को उड़ा दो थोड़ी देर के वास्ते, तो 2 लाख का आंकड़ा है, 2 लाख का, यानी 2 लाख वोट जो निर्णायक साबित होते हैं किसी भी चुनाव के अंदर, और वो वोटर परेशान है। खैर, ये तो मैं आपको वोट की अहमियत दिलाते हुए आपको ये मिसाल दिया। बहरहाल वो 2-3 दिन पहले जो मैं आपको बताया कि जो झंझोड़ने वाले वाकयात हुए, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं
कि एक बार मेरे पड़ोस में किराए से रहते थे बेचारे मजदूर तबके के, अचानक उनकी मेरी मुलाकात है, क्योंकि वो बाद में नारेगोल चले गए थे, क्योंकि सिटी में घर किराए के बहुत महंगे हो गए बेचारे, कहीं भी चले गए, पड़े गाँव में इधर उधर, जहाँ भी सर छुपाने की जगह मिली चले गए। तो वो जो मेरे बाजू किराए से रहते थे, 7 जनों का परिवार था, 7 जनों का परिवार है उनका, और अफसोस की बात यह है कि वो मुझे भीख मांगते हुए नजर आए, भीख मांगते हुए, अलग नाम पे दो भीख। और गयूर आदमी, खुददार आदमी, गैरतमंद आदमी, मैं देख के परेशान हो गया। मतलब भाई साहब, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि भाई किसका बोलते ना, किसी इज्जत को संभालना, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। मला साहब क्या हाल है ये, आप भीख मांग रहे, मुझे बड़ी हैरत हो रही, क्या करूँ? बोले अंसार साहब यार, बोले अब आपको मालूम, बोले यार अपन ख़ानदानी, बोले यार फल फ्रूट बेचने वाले हैं, सारी बात है। बोले 1-2 बार क्या हुआ, बोले अतिक्रमण का कार्रवाई हुई, बोले अब मैंने सोचा बोले सीजन हो जाएगा, 2 पैसे कमा लेंगे, अब कुछ काम आ जाएंगे घर में। बोले यार तुमको मालूम, तुम्हारे भाभी की तबीयत, तुम्हारे भाभी को टीबी है, बच्चे एक मेरी बच्ची बीमार है, सारी बात है, तो थोड़ा ज़्यादा माल ला लिया था। बोले यार अतिक्रमण कार्रवाई हुई, फिर 2-3 वो माल ऐसे रह गया और माल ख़राब हो गया, तो अंदर होते 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 यार मेरे पे बोले 1,00,000-1,15,00,000 का खर्चे में आ गया। बोले यार अब मैं कितना कर्जे माल उठाऊँ? बोले तो जब वो कह रहे थे तो उनकी आंख में आंसू थे। तो बोले यार मैं धंधा करने को तैयार है, बोले यार मैं हालांकि उनको भी टीबी है, होगी छोटे दर्जे की, उनका भी इलाज चालू है, कागज पत्तर में डॉक्यूमेंट बताया उन्होंने मेरे को, फिर भी मैं धंधा करने को तैयार है। बोले यार लेकिन क्या करूँ यार, बोले सर्वे हो रहा नहीं, आज जिसको सर्वे हो उनको लाइसेंस मिल रहा नहीं। हाँ, जबकि गवर्नमेंट के कानून मौजूद है कि भाई तो वो फेरी वालों लोगों को आप जो है तो महानगर पालिका के क्या करना चाहिए, एक रोड के किनारे एक पट्टा मारना चाहिए, निशानी मारना चाहिए कि भाई आप ये निशान के अंदर रह के धंधा करो, कारोबार करो। ये प्रावधान नहीं है, ये मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, प्रावधान है, कानून के अंदर प्रावधान है लिखे हुए, और कई ऐसी सहूलतें हैं, लेकिन नहीं। तो क्या करूं यार? बोले फिर आखिरी में क्या होगा? बोले आप कब तक घर किराए का? बोले हालांकि नारेगांव के कोने कापरे में घर लिए हुए, बोले यानी कि इतने हालात मुश्किल है कि लोग कमा के भी घर किराए से किराया भरने पा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जब 14,500 का सर्वे हुआ है और गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की, और ये केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, और स्टेट में भी स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी अच्छी बात है कि सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, और औरंगाबाद में बड़े बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, सारी बातें हैं। तो जो 14,500 है, और ज़्यादा जो फुटपाथ पे जो कारोबार करने वाले लोग हैं ना, इसमें 70 से 80% मुसलमान हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं, कंपनी में बहुत ज़्यादा अवसर नहीं, गरीबी के मारे मैट्रिक के आगे पढ़ते नहीं है, 12वीं के आगे पढ़ते नहीं, कोई टेक्निकल कोर्स ज़्यादा सीखते नहीं। अब थोड़ा अवेयरनेस आ रहा, बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो हालात ये है, तो मजबूरी फिर कोई धंधे पानी कर लेते, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये हालात है। तो अब इनको लाइसेंस दे लेंगे कौन? जबकि ऐसा नहीं है कि आपको नुमाइंदगी करना है, खुशामद करना है, रिक्वेस्ट करना है कि कर दो साहब, आपकी मेहरबानी हो जाएगी, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के डायरेक्ट आदेश है, राज्य सरकारों का आदेश है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, जीआर है, और बाहर हजारों की संख्या में मुसलमान फेरी वाले परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको लग रहा होगा साहब, तमाम मैं मुस्लिम नेताओं से कह रहा हूं, तमाम पार्टी के सेकुलर पार्टी के नेताओं से भी कह रहा हूं, जो अपने आप को मुसलमानों के नेता बताते हैं, छोटे बड़े सब शामिल हैं, आपकी छोटी बात लग रही होगी, चिल्लर बात है। नहीं साहब, अगर एक गाड़ी वालों को लाइसेंस मिल जाए ना, तो उसके लिए सरकारी नौकरी से कम नहीं है। उसको पूरा जीआर को पढ़ाओ मैंने, इतना बड़ा बंच है मेरे पास। वो लाइसेंस मिलने के बाद यानी एक फेरी वाले को, यानी एक हाथ गाड़ी वालों को गवर्नमेंट से क्या क्या सहूलत है, आप अगर बारीक स्टडी करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। यानी एक सरकारी नौकरी वालों को जितनी सहूलत मिल सकती है, उसको बच्चों को, पढ़ाई को, लिखाई को, लोन को, मरने पीते, बेटी की शादी पीते, सारी बातों को उसमें बीमा योजना क्या क्या सब है, मर मालूम नहीं है उसमें, मेरे पास बंच है वो। अब सवाल ये है, मैं एक छोटा मोटा चलन चलाने वाला हूं, मुझे कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो मुझे इतनी फिक्र है कि नहीं यार समाज के गरीब लोग फायदा हो जाए। ऐसा नहीं खाली मुसलमान, हर धर्म समाज का फायदा हो जाए,
लेकिन रुपये में 12 ने मुसलमान है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की बात तो होंगे ना। तो हमें दुख एहसास है। अब जिसको वोट चाहिए, जो राजनीति करते हैं, इलेक्शनों में जाते हैं, तो क्या आपका अखलाकी फर्ज नहीं है कि नहीं यार ये पेपरों में आया हुआ है, ये चैनलों पे आ रहा है, तो हम जाके इसके ऊपर नुमाइंदगी करें, हम जाके पूछताछ करें। अरे कानून कायदे मौजूद है, पूरा डाटा स्टडी करो और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब के पास टेबल पे बैठ जाओ, क्योंकि जी श्रीकांत साहब इतने अच्छे कमिश्नर आए हुए हैं। अच्छे कमिश्नर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो फटाफट निर्णय ले रहे हैं, फटाफट, जो उनको लीगल ना बैठ रहा, जो साफ सुथरा दिख रहा, सीधा काम पे लगो। खाली बैठ के नुमाइंदगी करना है कि साहब ये गवर्नमेंट के जीआर है, ये गवर्नमेंट के निर्देश है, तो आप इसके ऊपर क्या कर रहे और कब से काम शुरू करेंगे? क्योंकि अतिक्रमण शहर में चल रहा है। हाँ, यानी कि देखिए आप, मानव आयुक्त साहब है, तमाम जून के अधिकारी साहब है, ये सरकारी अधिकारी है, ये पूरी ईमानदारी से, मेहनत से कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे। कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण हटाओ, अच्छी बात है। ट्रैफिक अड़चन निर्माण ना होना, आप कार्रवाई कर रहे, अच्छी बात है। अरे मगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका गई थी, उसके अंदर भी ये भी लिखा हुआ है ना कि भाई ये रोड पे जो कारोबार करने वाले हैं, इनके ऊपर राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपने लिए कानून के हिसाब से उनको बसाए, उनको लाइसेंस दे, उनके लिए प्रावधान करे, उनकी बैठने की व्यवस्था करे, पार्किंग जोन बनाए, हॉकर जोन बनाए। ये कानून है। जब ये कार्रवाई हो रही तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब ये काम नेताओं का पूछना, पब्लिक के बोलने से कुछ होता नहीं। अब मैं चैनल से बोला, मैं चिल्ला रहा, क्या है, लोग 2 दिन बोलेंगे वाह 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 और भूल जाएंगे। लेकिन अगर नेता जो लोग पहुंच गए ना कि साहब ये गवर्नमेंट के थे, अरे गवर्नमेंट के कायदे कानून आ गए। मैं नोट करो, अब मैं क्या बोल रहा, कानून कायदे आ गए, आपको खाली इंप्लीमेंट करना है, जगाना है कि सर साहब ये कार्रवाई तो आप धड़ल्ले से चालू है आपकी। आप क्या बोले कि ऊपर से ऑर्डर है, तो साहब फिर ये कहां क्या ऑर्डर है? ये जो जीआर गवर्नमेंट का आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये कहां का ऑर्डर है? हमारे घर का तो नहीं ना, तो इसके ऊपर अमलबजावनी क्यों नहीं हो रही साहब? ये भी कानून है, ये भी कानून है। अगर ऐसा तुम दमदार तरीके से पेश करेंगे बात को, तो काम क्यों नहीं होगा? काम होगा ना साहब, कायदा है ना। ये कुछ दिल से फायदा नहीं पड़ रहा मैं, इसलिए मैं ये बात, मैं जो जल उठ के बोला ना कि वो मुसलमान भीख मांग रहा, भीख। मेरे बाजू किराए से रहता था, आंखों में आंसू थे। एक और मेरा पैसा वाला मिला, वो बेचारा शराबी बन गया, शराब पीने लगा। अरे क्यों यार भैया, क्या करेंगे? बोले यार साहब कार्रवाई हो जा रही, इधर भागना पड़ा, उधर भागना पड़ा, माल खराब हो जा रहा, माल 1-2 दिन हो जा रहे, आम खराब हो जा रहे, कभी मौसम खराब हो जा रहे, कर्जा हो जा रहा, वो माल वाले गालियां दे रहे, परेशान कर रहे। क्या करेंगे? ब्याज से पैसे लो, बिस्टे लो, टेंशन में पी ले रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 2-3 वाकयात आप उड़ेंगे यार कि हजरत ये बहुत बड़ी बात हुई कि 2-3 पी लिए तो। अरे कई लोग इसमें शामिल हो गए, उनसे मैं जानकारी लिया ना कि और आगे अंदर क्या चढ़ा, और ऐसी बातें बोले उन्होंने। आप समझ जाओ, आप महिलाओं के ताल्लुक से कि जो हालात चल रहे, समझ जाइए आप, यानी तंगदस्ती से इतने हालात हो रहे करके मैं इतना आपको झिझोड़ने के वास्ते बोल रहा हूं। और क्यों, क्या करेंगे? बेरोजगारी, काम करने को तैयार, मेहनत करने को तैयार, चौराहे पे कई कोने कापड़े में खड़े हुए हैं, प्रशासन को बोल के फायदा नहीं है, वो अपना ड्यूटी बराबर अंजाम दे रहा। लेकिन सवाल यह है कि इनके वास्ते कानून बने हुए हैं ना। अरे भाई वो कानून से काम कर रहे ना, तो इनके फलाह बहबूद के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कानून बने हुए हैं। उसका बंच मेरे पास है। जब मेरे सादे आदमी के पास बंच है, तो जो नेता लोग संगठन काम करते हैं, आपके पास बंच नहीं हुए क्या? और अगर नहीं है तो फिर आप कर रहे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही, कर रहे क्या? एक लाइसेंस, अब कौन है जिम्मेदार? एक बेचारा मुसलमान मेरे बाजू किराए से रहता था, एक भीख मांगने को लग गया, एक पीने को लग गया, और एक खवातीन बुरखे के अंदर भीख मांगते नजर आई। अब पेशावर खवातीन नहीं थी, ऐसा था ढिट दो ना भैया, अलग नाम पे दो ना, ये नहीं, घड़ी घड़ी मुँह छुपा रही थी, घड़ी घड़ी मुझे, भैया कुछ मदद करो ना, और मुँह छुपा के बात कर रहे। मैंने ऐसे कैसे भीख मांग रहे, मुँह भी छुपा रहे, भीख भी मांग रहे। तो मैं समझ गया यार ये भीख मांगने वाले नहीं। तो मैंने बड़े उनको अदब से एहतराम से पूछा, मतलब बाजी आप कौन है, कहाँ से? तो भैया नारेगांव में रहते। बोले कैसा है? बोले कि मेरे शोहर बोले मंडी का कारोबार करते। बोले अब क्या करना है? बोले वो जहाँ पर धंधा करते थे, बोले अब आपको मालूम, बोले भैया कि वो हकाल दे रहे, हटा दे रहे अतिक्रमण के नाम पर। तब वो नई जगह धंधा हो रहा नहीं। बोले तब वो बीमार पड़ गए, बीमार भी हो गए। बोले घर किराए का, बोले क्या करूँ? बोले 2-3 बच्चे छोटे। बोले तब भैया पेट का ऐसा लगता ना। बोले तो वो औरत की आंख में आंसू आ गए थे। मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं था,
मेरे जेब में भी 200 रुपये थे, 500 रुपये थे। मतलब भैया 300 रुपये अपने खर्चे वास्ते रखो और 200 रुपये मैंने अपने गरीब हिसाब से मतलब बाजी रखो। ये गरीब भाई इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकता है कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी आँख में आंसू आ गए थे। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है, तमाम पार्टियों के नेताओं से गुजारिश है कि देखिए गवर्नमेंट के कानून कायदे मौजूद है, GR मौजूद है, सारी सहूलतें हैं, सारी बातें हैं। आपसे गुजारिश है कि महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास जाइए, आप वहाँ GR पेश कीजिए, साहब ये है, आप एक तरफ अतिक्रमण कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए जो कानून बने हुए हैं, इनके विकास के लिए इनको लाइसेंस देना, इनको सड़क के किनारे कैसा बिठाना, पट्टा मार के देना, निशानी करना, इनको टपरी का अलॉटमेंट करना, क्या करना, ये सब गाइडलाइंस मौजूद है। इनको लोन की सहूलत है, इनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सहूलत है। ये करो साहब, आप बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, बहुत दुआएं मिलेंगी। कि 2-3 वाक़या देखा ना मैंने, एक शराब पीने को लग गया और एक भीख मांगने को लग गया। अब बोलिए आप कल यौम आखिरत में अगर पकड़ होंगी तो किसकी पकड़ होंगी? आज तो अब क्या है, बस दुनिया में चल रहा है भाई, हमको क्या मालूम, शहर बहुत बड़ा है, या अलग अलग जहन में बात आती, हम तो कर रहे, तुमको दिख रहा नहीं क्या, तुमको बोल के बता के करेंगे क्या, ऐसा करेंगे क्या, ऐसी 17-60 बातें भी होती, तुमको क्या मालूम हजरत, चैनल पे आके बस बोल देते तुमको क्या मालूम, ऐसा बहुत सी बातें होती। कुछ कमेंट्स भी आते, कुछ लोग पर्सनल में बोल देते हाई लो में। तो भाई ऐसे जो सोचने वाले लोग हैं ना, तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, 14,500 लोग हैं, औरंगाबाद शहर की बात है, इनका विकास क्यों नहीं हो रहा? जब आप बड़े बड़े दावे बातें करते ना पर्दे के पीछे की, तुमको क्या मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम साहब, बड़े बड़े कामों से जो गरीब लोगों को कुछ लेना देना नहीं, जो 2 वक्त की रोटी को मोहताज है, जो लाइसेंस के लिए मोहताज है, लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं इज्जत से धंधा करूंगा, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, मुझे बैज बट्टी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मस्जिद के बाहर आके जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेरी माँ बहनें मस्जिद के बाहर आके रोड पे भीख नहीं मांगेंगी। मैं ये देख के परेशान हूं, क्या करेंगे? कांच का एयरपोर्ट बन रहा है, कांच के करोड़ों पे सड़कें बन रही है, और एक समाज भीख मांगने पे मजबूर है, काम करना चाहता है लेकिन काम हो रहे नहीं है। वजह है, देख रहे आप, कोई तो जिम्मेदार होगा ना, अरे कोई तो होगा ना। अब जो होगा उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए ना। बड़ा अफसोस होती है, बड़ा अफसोस की बात है कि जो जिम्मेदार है, जो कर सकते हैं, जिनके पास वक्त है, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनकी जवाबदारी ये है, हर पार्टी की, क्योंकि इलेक्शन में ना हर पार्टी के लोग आते हैं, ये उसको बुरा बोलता, वो उसको बुरा बोलता, वो बोलता वो छोटा है मैं बड़ा है, वो बोलता वो कुछ नहीं मैं बड़ा है, इस्लाम तराशा होती। तो भाई इसके ऊपर कौन देखेंगे, इसके ऊपर कौन देखेंगे? अरे कोई तो है ना इसका जिम्मेदार। बहरहाल देखिए, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन याद रखिए, जो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है और जो जिस पद पे बैठा हुआ है और जो कहते हैं कि हम आघाड़ी सरकार में है, ऐसा है वैसा है, तमाम लोग, मैं एक कोई नहीं कह रहा हूं, हमारे पास औरंगाबाद में माहौल क्या होगा, लीडर का नाम आया तो एक ही जगह सुया के टक जाती, ऐसा नहीं है। तमाम पार्टी के बड़े नेता लोग भी मौजूद हैं, हर एक की जवाबदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बात कड़वा सच है, जो जितना बड़ा होता है लोगों को उम्मीद उससे ज्यादा होती है, और हक भी है और सच भी है, इसे बुरा मानने की कोई बात भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 14,500 का सर्वे जो हुआ है, इनको लाइसेंस बनाने के लिए आगे आओ आप, क्योंकि जब चुनाव आते ना तो बगैर बोले बस्ती में जाते हैं, बगैर बोले गलियों में, खड्डों में, नालियों में, जहां सड़ी बांस आती, यहां ऐसा दस्ते लगा के बात होती, ऐसी जगहों पे जाते आप, तमाम पार्टी के लोग जाते आप, बगैर बोले जाते। वो गरीब जनता नहीं बुलाती, आइए हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमसे बात करो, नहीं, आप जाते। क्यों जाते? वोट के लिए जाते। क्यों जाते? कि चुन के आने के बाद हम कुछ बड़ा काम करेंगे, एक अज़ाइम रहती, एक सोच रहती, एक वादे रहते, एक माहदे रहते, बड़ी बड़ी बातें रहती, इसलिए जाते। आप क्या है? हाँ, आज जनता परेशान है, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जिसको लगता है कि हम कर सकते हैं आगे बढ़ो। कानून कायदे मौजूद है, GR मौजूद है, गाइडलाइंस मौजूद है, करो आप। और खासतौर से फेरीवाला समिति के संजय केनेकर साहब, बीजेपी के साहब, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, बीजेपी वादा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संजय केनेकर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप फेरीवाला समिति के मेंबर भी है, मैंने आपको कई बार मीटिंग में देखा हूं, आपसे मैंने मुलाकात किया हूं, आपने भी मेरे से मुलाकात की है, आप मेरे को पहचानते हैं और मैं आपको पहचानता हूं। आप भी आगे बढ़ो,
एक कमिटी कॉल करो, एक मीटिंग कॉल करो, तमाम फ्री वाला जो 14,500 को लेटर मिला हुआ है मेरे कार्यालय पे आओ। मैं इसलिए कह रहा हूं साहब आपको क्योंकि आप स्टेट में हैं, आप केंद्र में हैं और ये योजना केंद्र सरकार की है। आपसे गुजारिश है, भगवत कराड़ साहब आप तो खासदार हैं, राज्यसभा मेंबर है, आपकी भी ताकत है, आप भी कोशिश कीजिए, दुआएं मिलेंगी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम संगठन के लोग इस बारे में आगे आओ, लाखों लोगों को रोजगार। अगर जिले के अंदर करें तो 3 लाख लोगों का विकास की बात है ये, और शहर के अंदर बात करें तो यह आंकड़ा 50,000 70,000 के आसपास है। 70,000 की अगर आबादी जोड़ ली जाए, फिर मैं एक बार रिमाइंड के तौर पे कर रहा हूं, एक घर में 5 वोट कितने होते हैं, इसको हल्के में ना ले, चलो यार इनका क्या है, चल रहा है, ऐसा नहीं है। जब मेरे जैसे आदमी के पास वो कागज पत्तर मौजूद, गाइडलाइंस मौजूद, सारे मौजूद, आप तो बड़े बड़े लोग हैं साहब, आपने तो सीधा नेट पे जाने का क्या है, गाइडलाइंस क्या करने का, पेश कर देने का। जरा 2 दिन पीछे पढ़ो, आप हो जाता काम। बड़ा काम नहीं है, पूरा मामला तैयार है, सिर्फ नुमाइंदगी की जरूरत है। नुमाइंदगी कैसी, खाली फोटो आ जा रही नहीं, ठोस। जब एक तरफ आप कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटा रहे ना, अच्छी बात है, तो ये भी तो आदेश है ना, केंद्र सरकार के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी, तो इसके आदेश का पालन का क्या, या आप बेहतर तरीके से, मनोज्जम तरीके से, कानूनी पहलुओं से, एक ठोस दलाल के साथ आप पेश करो। काम होते कैसे नहीं, काम होते कैसे नहीं। काश मैं ये सोचता साहब, आप मुस्कुरा रहे होंगे शायद जो देख रहे होंगे, काश मैं औरंगाबाद का लीडर रहना था, कसम रब्बुल इज्जत की पूरी जान न्यौछावर कर देता था और तारीख में लिखे जाता था। एक अंसारी नाम का लीडर था, जब उसका इंतकाल हुआ उसके पास कफन को पैसे नहीं थे, वो नुमाइंदगी करता था, वो लीडरशिप करता, वो जुनून ने मेरे अंदर खौफ का जज्बा है। अगर मेरा इंतकाल होता था, दुनिया हैरान होती थी कि ये शख्स मरा है और अपने वक्त का बड़ा लीडर था औरंगाबाद का, लेकिन बस कफन को पैसे नहीं थे। वो इतिहास रच सकता मैं, वो कौम का दर्द, किसको बोलते दर्द। मैं चिल्ला के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भीख मांगने वाले लोग मेरे समाज से ताल्लुक रखते हैं, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, वो एहसास से चिल्ला रहा हूं, वो एहसास से दर्द को आवाज दे रहा हूं, हाथ जोड़ के आवाज दे रहा हूं। मैं मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता हूं, पैर पड़ने की गुंजाइश नहीं, हराम है, नहीं तो कसम खुदा कि आपके पैरों में आके सर रख देता, बोलता साहब ये मेरे कौम का काम कर दो। उम्मीद करते हैं दर्द को, जज्बे को समझेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, ये दर्द को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, रब्बिल आलमीन के दरबार में पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ये सुन, इस सदा इस चैनल के माध्यम से पेश कर रहा हूं, मैंने पेश कर दिया, मैंने मेरा हक अदा कर दिया, अब तू इनको हिदायत दे, बाकी फैसले तू करने वाला है। अल्लाह हाफिज।